सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम 5 ऐसे टॉपिक को लेकर बात करेंगे और उनके टॉप 100 ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में लास्ट टाइम पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की उम्मीद है। इन सभी को लेकर बात करेंगे और ये कौन से 5 टॉपिक हैं, अगर इनको लेकर मैं बात करूं, इन 5 टॉपिक को लेकर, तो एक आता है मौर्यकाल, एक आता है बहमनी साम्राज्य, एक आता है विजयनगर साम्राज्य, एक आता है चोल और राष्ट्रकूट। यानी आने वाले आपके 15 से 20 मिनट आपको 5 ऐसे टॉपिक का रिवीजन पूरा करा देंगे जो एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। क्लियर है? ये क्लास बेसिकली टारगेट करती है कम समय में ज्यादा चीजों को कवर करने की, ताकि आप एग्जाम में एक बेहतरीन अपना रिजल्ट दे पाए। क्योंकि लास्ट टाइम आप कुछ ही दिन एग्जाम के बचे हैं, आपको एक रिवीजन चाहिए, एक फाइनल टच चाहिए, जिससे कि आपका सारा का सारा रिवाइज हो जाए जो अब तक आपने पढ़ा है। क्लास को बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। इसका एक बार पीडीएफ से रिवीजन कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। ठीक है ना? जो वीडियो पे नहीं है अभी वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो नहीं है। स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य को लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन, इनमें से अशोक का कौन सा शिलालेख पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताता है? तो ये कौन सा, ये हमारे पास है 12वां अभिलेख। कौन सा? 12वां है। 13वें में हमें हमारे पास क्या देखने को मिलता? कलिंग युद्ध के बारे में देखने को मिलता। 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध जो 261 बीसी में लड़ा गया था, कलिंग युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला है, अशोक के शिलालेखों को किस भाषा में लिखा गया है? अशोक के जो अधिकतर शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा में है। किसमें? प्राकृत भाषा में है अधिकतर अशोक के शिलालेख। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र रहा बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र रहा अशोक। ठीक है ना? और पूरे के पूरे मौर्य वंश का अंतिम जो राजा रहा वो रहा वृद्धरथ। ठीक है, तो कौन था? चंद्रगुप्त बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार था। अगर बात करूं चंद्रगुप्त द्वितीय को लेकर, तो इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त सेकंड ने। अशोक को लेकर बात करें, इसके शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ाया गया था। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा हुआ करता था? वो था हमारे पास उत्तर पश्चिमी भारत की ओर, जिसका नाम था तक्षशिला। है ना? तक्षशिला था। और एक बार इसी तक्षशिला में क्या हो जाता है, उपद्रव फैल जाता है, जिसको दबाने के लिए अशोक को भेजा जाता है। अशोक इसी समय पर श्रीनगर और ललित पत्थर नगर की भी स्थापना करता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मौर्य सम्राट अशोक इनमें से किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और किसके सहायता से? तो वो था उपगुप्त। है ना? उपगुप्त की सहायता से इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। मौर्य काल में किस शासक को भारत का मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई है? भारत का मुक्तिदाता किसे कहा गया? भारत का मुक्तिदाता। तो अशोक को बोला गया भारत का मुक्तिदाता। किसको? अशोक को बोला गया भारत का मुक्तिदाता। नेक्स्ट, अशोक द्वारा प्रचलित धम्म का तात्पर्य इनमें से क्या था? धम्म वास्तव में यह था कि जितने भी धर्म हैं उनमें सभी में आस्था रखना, किसी के प्रति बुरा ना सोचना, यही धम्म था। तो धम्म का वास्तविक अर्थ क्या था? तो अपने धम्म का वास्तविक अर्थ था अधिकांश संप्रदाय के सिद्धांत के संगत आचार व्यवस्था। मतलब सभी में मान्यता रख, मतलब आपको मान लीजिए मुस्लिम धर्म पसंद नहीं है, हिंदू धर्म पसंद नहीं है, तो आप उसमें आस्था मत रखिए, चलेगा, लेकिन आप उसकी बुराई मत करिए और उसके विरोध में मत जाइए। यह धम्म का अर्थ हुआ करता था। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, इनमें से किसमें मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में किया गया है? एक व्यक्ति आया था किसके समय पर? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर, जिसका नाम था मेगास्थनीज। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। और इंडिका में 7 वर्गों में बांटा गया है। किसको? समाज को। इसके अलावा इंडिका में पाटलिपुत्र को पोली प्रोथा भी बोला गया है। यह भी आप याद रखेंगे। तो किसमें बोला गया? मेगास्थनीज की इंडिका में 7 वर्गों में बांटा गया है। किसमें? 7 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट, अशोक का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में मिला है? सबसे प्राचीन शिलालेख जो है वो अशोक का किस भाषा में प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसको लेकर बात करें, सबसे प्राचीन शिलालेख जो है वो पाली भाषा में प्राप्त हुआ है ना? पाली भाषा में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, अशोक ने इनमें से किस स्तंभ लेख में स्वयं को मगध का सम्राट बोला है? मगध का सम्राट किसमें बोला है? भब्रू अभिलेख है। भब्रू अभिलेख है जिसमें मगध का सम्राट बोला है। रुमंदेई अभिलेख जो है, इसमें यहां पर बताया गया कि यहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, इसीलिए मैं कर को घटाकर 1/6 से 1/8 कर रहा हूं, यानी कर को कम करना। और गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में रुमंदेई अभिलेख के द्वारा बताया जाता है। इसके अलावा मास्की है, मास्की, नित्तूर, उदयगोलम और गुर्जरा, 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। बाकी सभी अभिलेखों में अशोक का नाम देवानाम प्रियदर्शी देखने को मिलता है। क्लियर है? मास्की, नित्तूर, उदयगोलम और गुर्जरा, 4 ऐसे अभिलेख हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, मौर्य काल में सिक्कों को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो सिक्के बनाने के लिए तांबा और चांदी, 2 धातुएं यूज की जाती थी सिक्के बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से किस शासक को अभिलेखों में प्रियदर्शी
या फिर देवनाम पियदस्सी के नाम से बुलाया गया था। मैंने आपको बताया था कौन था, वो था हमारे पास अशोक। अशोक को देवनाम पियदस्सी बोला गया है। 4 ऐसे हैं जिनमें अशोक बोला गया है, मास्की, नित्तूर, उदयगुलम और गुर्जरा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला गया भारत का नेपोलियन। हर्षवर्धन के समय कौन आया था? हर्षवर्धन के समय पर हुइशांग भारत में आया था, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं अगला। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर कौन आया था? तो वो था मेगस्थनीज। किसके समय आया? चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। अगला, अशोक के शिलालेख इनमें से किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? यह है ब्राह्मणी लिपि। कौन सी लिपि है? ब्राह्मणी लिपि में अशोक के अधिकतर शिलालेख खुदे हुए हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन सा था? तो मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा तो स्थापना की गई थी, अंतिम तो वृहद्रथ है ना, वृहद्रथ था। इनमें से किसके द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इनमें से किसने भारत से यूनानियों को बाहर निकाला था? भारत से यूनानियों को बाहर निकालने का श्रेय किसको जाता है? तो ये कौन था? ये था चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने भारत से यूनानियों को बाहर निकाला था। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस बोला है? सेंड्रोकोटस किसने बोला है आपको बताना है, चंद्रगुप्त मौर्य को। अगर चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस को लेकर बात करें, किसने सेंड्रोकोटस बोला है, तो आप कहेंगे मेगास्थनीज के द्वारा सेंड्रोकोटस बोला गया है। इसके द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा जो है वो सेंड्रोकोटस बोला गया है। नेक्स्ट, इनमें से किस शासक ने सांची स्तूप बनवाया था? सांची स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया है? तो आप सभी को पता होगा सांची स्तूप का निर्माण जो है वो अशोक के द्वारा कराया गया था। और सांची स्तूप है कहां पर? एमपी में है सांची स्तूप। ठीक है, एमपी में सांची स्तूप। ठीक है, सांची स्तूप की रेलिंग जो है वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा लगवाई गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा हर्षवर्धन की 2 राजधानी हुआ करती थी, थानेश्वर और कौन सी? कन्नौज। 2 राजधानी हर्षवर्धन की हुआ करती थी, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, मौर्य काल में भाग और बलि क्या हुआ करता था? भाग और बलि, भाग और बलि कुछ नहीं, राजस्व के स्रोत हुआ करते थे, यानी टैक्स हुआ करते थे। कौन से? हमारे पास भाग और बलि। नेक्स्ट, इनमें से किसने अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? तो मैंने 4 आपको बताए थे, मास्की, नित्तूर, उदयगोलम और गुर्जरा। इनमें से कौन सा दिया गया है? तो मास्की दिया गया। आंसर होगा मास्की अभिलेख। कौन सा था? मास्की। रुमंदई अभिलेख में गौतम बुद्ध का जन्म और कर को कम करने के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है? तो खरोष्टी लिपि जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलती थी, तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है शहबाज गढ़ी, शहबाज गढ़ी, जिसमें हमें खरोष्टी लिपि का यूज देखने को मिलता है। इनमें से किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? पश्चिम भारत पर था, किसमें देखने को मिलता है? तो एक हमारे पास अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, है ना, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये जूनागढ़ अभिलेख मिला है गुजरात से। गुजरात पड़ता है भारत के पश्चिम में, और यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? एक झील खुदवाई गई थी, ऐसा वर्णन देखने को मिलता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। मौर्य काल में भूमि कर किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो भूमि कर जो है वो सीता अध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था, है ना, सीता अध्यक्ष। नेक्स्ट, इनमें से किस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम में था? तो मैंने आपको बताया था, यह था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गुजरात से मिला है, और यहां पर एक झील खुदवाने का वर्णन मिलता है। किसने पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है? तो मैंने आपको बताया था पाटलिपुत्र को पोलीप्रोथा बोला है, किसमें? इंडिका में। किसकी इंडिका है? मेगस्थनीज की। और इसमें बोला है कि भारत में एक भी भिखारी या दास नहीं है, ऐसा भी बोला था। किसने? मेगस्थनीज ने। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी इनमें से क्या हुआ करती थी? मगध की राजधानी वही थी जहां पर प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था, राजगृह, है ना, राजगृह कैपिटल हुआ करती थी, राजगृह। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अशोक के किस अभिलेख में संगम राज्य के बारे में जानकारी मिलती है? संगम राज्य के बारे में जो है जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो संगम राज्य को लेकर बात करें तो संगम राज्य के बारे में जानकारी दूसरा और 13वां अभिलेख बताता है। दूसरा और 13वां। नेक्स्ट, इनमें से किस शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो बताने की जरूरत नहीं है, किसको कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है शिलालेखों का जनक। किसको? अशोक को कहा जाता है शिलालेखों का जनक। मगध राज्य पर मौर्य वंश के बाद किस वंश का शासन आया? तो मौर्य के बाद आए शुंग वंश, है ना, शुंग वंश आए, जिसका संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है ना। इसके अलावा नंद वंश का कौन था? महापद्मानंद था। ठीक है ना। कर्ण वंश के कौन थे? वासुदेव थे। ठीक है। और सातवाहन के कौन थे? सिमुक थे। कौन थे? सिमुक थे, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना हुआ था? तो चंद्रगुप्त का महल जो वो लकड़ी का बना हुआ था, जो कि पाटलिपुत्र में देखने को मिलता है। तो जगह भी याद रखेंगे, पाटलिपुत्र थी और लकड़ी का बना हुआ था। किसका? लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट, अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख देखने को मिलता है? दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख किसमें देखने को मिलता है आपको बताना है। तो दक्षिण भारत का देखने को मिलता है हमारे पास, जैसे संगम का बताया था मैंने, 2 और 13वां, है ना, तो दक्षिण में ही तो थे, तो यहां पर दूसरा दिया गया है, तो आंसर क्या होगा? सेकंड होगा।
नेक्स्ट, इनमें से किस शासक ने जल की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था? गिरनार क्षेत्र में, तो गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। गिरनार अभिलेख के द्वारा ऐसी जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक के अभिलेख के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है इनमें से? सहबाजगढ़ी से मिला अभिलेख खरोष्टी में था, अभी डिस्कस किया। ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपियों का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया, बिल्कुल ठीक बात है, इन सभी का यूज किया गया है। मेरठ से मिले अभिलेख खरोष्टी लिपि में, खरोष्टी लिपि का अभिलेख वो थे जो सीमावर्ती क्षेत्र के थे, है ना, सीमावर्ती क्षेत्र के खरोष्टी लिपि में थे, याद रखेंगे, मेरठ का नहीं था। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों से इनमें से किसकी जानकारी मिलती है? जानकारी मिलती है विदेश नीति, जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, उपरोक्त सभी के बारे में जानकारी मिलती है अशोक के अभिलेखों से, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें से किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे? कहां पर अंतिम दिन गुजारे? आप सभी को पता है, श्रवण बेलगोला में जाकर सल्लेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। और सल्लेखना विधि क्या होती है? सल्लेखना विधि होती है भूखे रहकर जैन धर्म में अपने प्राणों को त्यागना, इसे कहते हैं सल्लेखना विधि। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर ही हमारे पास क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध जैन सम्मेलन का आयोजन हुआ था, मतलब इसकी डेथ के बाद 12 साल बाद। उस समय पर राजा यही माना जाता था। इनमें से किसने सबसे पहले तथा किस वर्ष अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? मैंने आपको बताया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में पढ़े गए थे, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। नेक्स्ट, इनमें से किसे रज्जुक कहा जाता था? रज्जुक, रज्जुक कुछ और नहीं होते थे बल्कि मौर्य प्रशासन के अधिकारी जो होते थे ना, उन्हें कहा जाता था रज्जुक। नेक्स्ट, इनमें से किस घटना के बाद अशोक ने धम्मघोष की नीति की घोषणा की? आप सभी को पता है कि एक युद्ध लड़ा गया 261 बीसी में, 269 बीसी में ये गद्दी पर बैठा, उसके 8वें वर्ष 261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ा गया। रक्तपात को देखते हुए उसने युद्ध नीति को त्याग दिया और धम्म नीति को हमारे पास अपना लिया। और किसकी सहायता से? उपगुप्त की सहायता से। ये था हमारे पास कलिंग युद्ध, है ना। कौन सा था? कलिंग युद्ध था। अशोक के कौन से अभिलेख से, है ना, कौन से शिलालेख से, ये काट देना, कौन से शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में साक्ष्य मिलता है? तो वो था 13वां, है ना। कौन सा था? 13वां था, 13वें से मिलता है। इनमें से बिंदुसार का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और फिर अशोक, है ना, फिर अशोक। तो कौन था? अशोक था। अगर मैं बात करूं अजातशत्रु के बारे में, तो अजातशत्रु के समय पर पहला बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ 483 बीसी में। और चंद्रगुप्त को लेकर बात करूं, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, है ना, ये कौन था हमारे पास? ये संस्थापक था। इनमें से कौन सा यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। कौटिल्य तो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, है ना। और अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था, जिसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। और सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ था युद्ध। अब सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ तो इसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह किया और राजदूत के रूप में मेगस्थनीज को भेजा था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा, अशोक के किस अभिलेख में पशु बलि पर रोक देखने को मिलती है? तो सबसे पहला ही है, प्रथम शिलालेख में ही पशु बलि पर रोक लगा दी गई है, प्रथम शिलालेख में ही। मौर्य काल में सीता शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? सीता शब्द तो राजकीय जो भूमि होती थी ना, गवर्नमेंट जो हमारे पास लैंड हुआ करती थी, उसको कहते थे सीता भूमि। नेक्स्ट, इनमें से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा हुआ करता था? 7वां अंग, तो 7वां अंग जो है वो मित्र को बताया गया, यानी दोस्त को बताया गया 7वां अंग। और किसने बताया है? ये बताया कौटिल्य की अर्थशास्त्र में बताया गया है। इनमें से किस स्थान पर बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति फैली थी? तो मैंने बताया था अशांति फैली थी तक्षशिला वाले क्षेत्र में, जिसने अशोक उस समय पर उज्जैन का गवर्नर था और इसने उज्जैन के गवर्नर अशोक को भेजा था कहां पर? पश्चिमोत्तर भारत में। उसी समय पर इसने श्रीनगर की स्थापना की और नेपाल में ललित पत्तन नगर भी बसाया था, ठीक है। तो कहां पर हुआ था? तक्षशिला वाले क्षेत्र में। कहां पर? तक्षशिला वाले क्षेत्र में। किस वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा गया? तो 269 बीसी में तो ये राजा बना और 261 बीसी में इसने कलिंग युद्ध लड़ा, 8वें वर्ष में। नेक्स्ट, किस वीर भारतीय राजा को सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर हराया था? इस युद्ध को कहा जाता है हाइड स्पीच का युद्ध, वितीस्थाह का युद्ध, जो कि झेलम नदी पर लड़ा गया था। इस समय पर उत्तर भारत में जो शासन था वो था किसका? नंदवंश का। ये भी आप याद रखेंगे। और राजा पोरस को हराया था, है ना, राजा पोरस को हराया था। तो कौन हारे थे? राजा पोरस हारे थे। तक्षशिला वाले क्षेत्र में लड़ा गया था, पश्चिम उत्तर भारत वाले क्षेत्र में। इंडिका के लेखक कौन है? तो ये तो बताना नहीं पड़ेगा, मेगस्थनीज है। कौन है? मेगस्थनीज। सबसे पहले मेगस्थनीज आए, उसके बाद आया कौन? फाइयन, जो कि किसके समय पर आया था? जो कि आया था हमारे पास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पर। उसके बाद आया था हुइनशांग और उसके बाद आया इत्सिंग।
ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा धम्म में वर्णित नहीं था? माता पिता का आज्ञा का पालन करना, ये तो वर्णित था। दान पुण्य करना, ये भी वर्णित था। भातृभाव, ये भी वर्णित था। लेकिन संघ के प्रति आस्था, ये वर्णित नहीं था, ये वर्णित नहीं था। नेक्स्ट, सिकंदर के हमले के समय भारत में इनमें से किसका शासन था? तो मैंने आपको बताया नंदों का शासन था। और नंद में भी कौन था? घनानंद का शासन था। नंदों में भी कौन था? घनानंद था। अशोक के शासनकाल में इनमें से किस नगर में बौद्ध सभा का आयोजन हुआ? तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला बौद्ध सम्मेलन जो है वो हुआ था राजगृह में अजातशत्रु के समय। दूसरा हुआ था कहां पर? दूसरा हुआ था हमारे पास किसके समय पर? वैशाली में कालाशोक के समय पर। तीसरा हुआ था अशोक के समय पर पाटलिपुत्र। और चौथा हुआ था कुंडलवन में कनिष्क के समय पर। तो अशोक के समय पर जो है वो कहां पर हुआ था? अशोक के समय हुआ था पाटलिपुत्र में। और कब हुआ था? 251 बीसी में। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन मौर्य शासक बौद्ध के अनुयायी थे? कौन कौन बौद्ध के अनुयायी थे आपको बताना है। बिंदुसार, चंद्रगुप्त, दशरथ और अशोक। कौन थे? तो दो व्यक्ति थे, दशरथ और अशोक। ये दोनों के दोनों बौद्ध धर्म को मानते थे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 3 और 4 जिसमें सही होगा, 3 और 4 ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने तो भैया कौन सा अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा तो अपने प्राण त्याग दिए गए थे। संलेखना विधि से जैन धर्म की एक विधि है, तो इसका मतलब सेकंड तो नहीं हो सकता। सेकंड इस ऑप्शन में भी है, सेकंड इस ऑप्शन में भी है, ये तो हो नहीं सकता, है ना। तो सीधी सी बात है, आप याद रखेंगे दशरथ और अशोक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य इनमें से किस विद्या के मतलब कहां पर टीचर थे? तो ये तक्षशिला में टीचर थे। कहां पर? तक्षशिला में टीचर थे। नेक्स्ट, इनमें से सुमेलित नहीं है। देखो, विशाख दत्त के पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षस है, बिल्कुल सही बात है। मेगस्थनीज की इंडिका है, बिल्कुल सही बात है। अश्वघोष की बुद्ध चरित्र है, बिल्कुल सही बात है। पाणिनि पाणिनि की महाभाष्य, जी नहीं, पाणिनि की पुस्तक का नाम तो अष्टाध्यायी है। महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की पुस्तक है। दोनों याद रखेंगे, पाणिनि की अष्टाध्यायी और महाभाष्य जो पुस्तक है वो पतंजलि की पुस्तक है। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, अशोक का रुम्मदेय स्तंभ इनमें से किससे संबंधित है? रुम्मदेय अभिलेख। तो रुम्मदेय अभिलेख जो है ये कहां पर है? इसमें मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए यहां पर कर व्यवस्था को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। ठीक है ना, चलिएगा अगला। इनमें से आने का सही क्रम क्या है? आने का सही क्रम, सबसे पहले मेगस्थनीज आया, है ना। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले मेगस्थनीज आया। उसके बाद मेगस्थनीज किसे? चंद्रगुप्त मौर्य। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसके बाद हुइनशांग हर्षवर्धन। और उसके बाद आया इत्सिंग। कौन आया? इत्सिंग आया था। इनमें से किसने लिखे ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन देखने को मिलता है? तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है जिसमें इनका वर्णन देखने को मिलता है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में। भारतीय समाज को मेगस्थनीज ने कितनी श्रेणियों में बांटा? मैंने बताया था भी 7 श्रेणियों में बांटा था, 7 भागों में। कितने भागों में? 7 भागों में बांटा था। चलिएगा, ये हुआ हमारे पास मौर्य साम्राज्य कंप्लीट। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला हम बहमनी साम्राज्य को लेकर बात करते हैं। अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं अब तक। चलिएगा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना आप सभी को पता, हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी, हसन गंगू के द्वारा। हसन गंगू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? हसन गंगू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह, मोहम्मद बिन बहमन शाह, हसन बिन बहमन शाह, या फिर फिरोजा बहमन शाह। तो अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। किसकी? अलाउद्दीन बहमन शाह की इसके द्वारा उपाधि धारण की गई थी। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए, 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा की गई थी। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन था हमारे पास? वो था हमारे पास कलीमुल्ला। कौन था? कलीमुल्ला जो है वो अंतिम शासक था। इतिहास में अहमद शाह वली या फिर संत अहमद का उल्लेख किस शासक के रूप में मिलता है? यानी आपको बताना है अहमद शाह वली या फिर संत अहमद जो थे वो कौन हुआ करते थे, आपको बताना है। तो ये कौन हुआ करते थे? ये हुआ करते सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम को कहा जाता था अहमद शाह वली या फिर संत अहमद। अहमद शाह वली या फिर संत अहमद। अहमद शाह ने बीदर का नया नाम क्या रखा था? तो इन्होंने बीदर का नया नाम रखा था मुहम्मदाबाद। क्या रखा था? मुहम्मदाबाद रखा था। नेक्स्ट, अहमद शाह ने गुलबर्गा के पश्चात किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो गुलबर्गा के पश्चात अपनी राजधानी अहमद शाह के द्वारा बीदर को बनाया गया था। इसको बीदर को बनाया गया था, बीदर कर्नाटक वाले क्षेत्र। किसके शासनकाल में बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया? है ना, किसके समय पर 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया? तो ये कौन था? ये अंतिम शासक था जिसका नाम था कलीमुल्ला, इसी के समय पर बटा था। नेक्स्ट, बहमनी साम्राज्य की राज्य भाषा क्या हुआ करती थी? तो ये उसी क्षेत्र में रहते थे जहां पर मराठा थे, तो इनकी जो राज्य भाषा थी वो थी मराठी।
क्या थी? मराठी इनकी राज्य भाषा थी। ठीक है, नेक्स्ट। अहमदनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा। कुली कुतुब शाह के द्वारा अहमदनगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग देखने को मिलता है? सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग, ठीक है ना, सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग अहमदनगर की स्थापना, सॉरी, मलिक अहमद के द्वारा की गई थी, सॉरी, इसके लिए मिस्टेक हो गया, मलिक अहमद के द्वारा। सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग जो किसके समय देखने को मिलता है? मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग। नेक्स्ट, गोलकुंडा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोलकुंडा की स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य को लेकर। अगर मैं विजयनगर साम्राज्य को लेकर बात करूं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? तो आप सभी को पता होगा, हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। इसकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का राजवंश कौन सा था? है ना, कौन सा था? तो ये था हमारे पास संगमा। संगमा था, और इनको संगम बोला गया बाद में। इतालवी यात्री निकोला दा कॉन्टी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये कौन थे? देवराय प्रथम। किसके समय आया था निकोला दा कॉन्टी? देवराय प्रथम के समय आया था। किसके समय पर? देवराय प्रथम के समय आया था। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे संगम वंश जो था उसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, बिल्कुल सही बात है। सालुब वंश सालुब नरसिंह के द्वारा की गई थी, बिल्कुल ठीक बात है। तुलुप वंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की गई थी, बिल्कुल ठीक बात है। और अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल के द्वारा की गई थी, बिल्कुल ठीक बात है। यानी सभी मिले हुए हैं। आंसर होगा 1 2 3 4। आपको यहां से 4 क्वेश्चन तैयार हुए। कौन कौन से? संगम, हरिहर और बुक्का, सालुब सालुब नरसिंह के द्वारा, है ना, तुलुप वंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा, और अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल के द्वारा की गई। किसके द्वारा? तिरुमल के द्वारा की गई। नेक्स्ट, विजयनगर किस नदी के तट पर था? तो विजयनगर कृष्णा नदी के तट पर था। किसके तट पर था? कृष्णा रिवर के तट पर। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय जो है ये बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट, हरिहर व बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, वो कौन से संत थे? इनका नाम था हमारे पास माधव विद्यारण्य के अंडर आकर की थी, माधव विद्यारण्य। गोलकुंडा कहां पर अवस्थित है? तो गोलकुंडा वर्तमान के हैदराबाद में देखने को मिलता है। कहां पर? हैदराबाद में देखने को मिलता है। सर्वाधिक मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का पहला शासक कौन था? तो सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम किसी के उसमें थे तो वो कौन सा राजा था हमारे पास? वो था देवराय सेकंड। कौन था? देवराय सेकंड था, जिसके सबसे ज्यादा मुस्लिम सैनिक थे। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतकार थी? गजबेतकार। तो गजबेतकार का किसको कहा जाता था? तो गजबेतकार कहा जाता था देवराय सेकंड को ही, जहां जिसके समय पर सर्वाधिक मुस्लिम थे। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंध्र भोज। तो आंध्र भोज को लेकर बात करें, कृष्ण देवराय को कहा जाता है आंध्र भोज। इसको कृष्ण देवराय को कहा जाता है आंध्र भोज। क्लियर है? नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा, 90 क्वेश्चन हुए आपके कंप्लीट। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, पूरे श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? वो था राज राजा, है ना। और इसी के द्वारा, राज राजा के द्वारा ही क्या इसकी स्थापना की गई थी, ये आप मुझे बताएंगे। एक मंदिर है जो कि बड़ा दक्षिण भारत का बड़ा फेमस मंदिर है। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं आपसे किसको लेकर, चोलों ने किसकी, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय के द्वारा की गई थी, है ना। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है राष्ट्रकूट राजवंश से बिलोंग करती हैं, ये भी आप याद रखेंगे। चलिएगा, पहाड़ी काटकर एलोरा के विख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया है? तो मैंने आपको बताया राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया है। ठीक है ना। चोलों की कैपिटल क्या हुआ करती थी? तंजौर, ये भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? अभी मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो यही था, राज राजा प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी हुआ करता था? सीधी सी बात है, तंजौर हुआ करता था। अभी डिस्कस किया तंजौर। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा? दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोलों के पास सबसे बड़ी नौसेना थी, चोलों के पास, आप याद रखेंगे, जिसकी स्थापना विजयनगर के द्वारा की गई थी। राष्ट्रकूटों के किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? राष्ट्रकूटों को। तो राष्ट्रकूटों को उखाड़ दिया था तेलप सेकंड ने। किसने? तेलप सेकंड के द्वारा उखाड़ के फेंक दिया गया था। दक्षिणी भारत का तोलकप्पम, सॉरी, तक्कोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो तक्कोलम का युद्ध जो है वो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? एलोरा। तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। चलिएगा, नेक्स्ट।
9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव रखी गई थी? तो चोल साम्राज्य की नींव विजयालय के द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा? विजयालय के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट, एलोरा में गुफाओं व शैलाकृत मंदिर का संबंध किससे है? तो ये संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म तीनों से बिलोंग करते हैं, है ना, एलोरा के मंदिर। नेक्स्ट, तंजौर का बृहदेश्वर या फिर राज राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन और हमारे हुए 100 क्वेश्चन कंप्लीट। कितने? 100 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। और मैं ऐसा मानता हूं बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल, राष्ट्रकूट और मौर्य साम्राज्य को लेकर इन 100 क्वेश्चन ने आपका कंप्लीट रिवीजन करा दिया होगा। इससे बेहतरीन और इससे कम समय में शायद आप इसका रिवीजन कर पाते। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना आप सभी का फर्ज है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना है कि आपका 25 मिनट में क्या सारा का सारा रिवीजन हो गया? अरे हाँ, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से। एग्जाम से पहले सारे जरूरी टॉपिक मैं आपको करा दूंगा ताकि आप एग्जाम में बैठे तो आपको बेगाना बेगाना सा ना लगे। क्लियर है? तो ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी।